अटल जी बाई रोड जबलपुर जा रहे थे और रास्ते में कवर्धा में ही उनकी गाड़ी खराब हुई, तो रात को उनको रुकना पड़ा। कोई शेड्यूल नहीं था, तो एक आग्रह उस समय हम लोगों ने किया, तो जाते जाते कवर्धा में छोटी एक सभा हो जाए। एक चलते चलते उन्होंने पूछा, अच्छा ये बताओ भीड़ कितनी रहेगी? तो मेरे मुंह से अचानक निकला कि भयंकर भीड़ होगी। तो जब वो भयंकर शब्द सुने तो आरिफ बैग की ओर देखे, बोले देख आरिफ, ये लड़का बोल रहा है भयंकर भीड़ होगी, तो हम जाएंगे क्या? मगर आज भी मुझे याद है 7:30-8 बजे माननीय अटल जी पहुंचे और वो गांधी मैदान कवर्धा का खचाखच भरा हुआ था सुबह सुबह। उस सभा को वो हमेशा याद करते थे। उन्होंने सुबह सुबह सभा कराया था कि छत्तीसगढ़ को एक बेहतर राज्य बनाने की दृष्टि से सबसे पहली आवश्यकता है कि छत्तीसगढ़ की पलायन को किस प्रकार रोका जाए, और दूसरा क्षेत्रीय संतुलन का शिकार छत्तीसगढ़ है, वो डेवलपमेंट छत्तीसगढ़ में कैसे किया जाए। सबसे पहले खाद्यान्न सुरक्षा का बिल लाया, जिसमें 60 लाख से ज्यादा लोगों को 1 रुपए किलो चावल, नमक, चना देने की योजना शुरू की। तो 2 फायदे हुए उसको। कुपोषण के खिलाफ लड़ाई हमने जो लड़ी, खास तौर से शिशु मृत्यु दर, IMR, MMR, मातृ मृत्यु दर, इसमें फर्क आया। तीसरा विषय पलायन से मुक्ति मिलने का काम भी हुआ। और उसके साथ आप उस पूरे कार्यकाल को देखेंगे कि कैसे विकास का क्रम चलता रहा। किसानों को अटल जी ने एक योजना बनाई और किसान क्रेडिट कार्ड, वो एक चमत्कार था छत्तीसगढ़ और देश के लिए। किसान क्रेडिट कार्ड में हमने ऐड किया कि उसको 0 इंटरेस्ट रेट में पैसा मिलेगा और उसकी सीमा भी बढ़ाई। ये 2 विषय, एग्रीकल्चर सेक्टर में भूखमरी के खिलाफ, पलायन के खिलाफ और डेवलपमेंट के लिए योजनाएं हम लोगों ने मिलकर बनाई। तो छत्तीसगढ़ का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत पुअर था, तो वो सड़कों का जाल बिछाने का काम, ग्रामीण सड़कों का जाल बिछाने का काम, कहाँ 8,000 करोड़ का बजट हुआ करता था, हमारे 15 साल के कार्यकाल में वो 1 लाख करोड़ तक का बजट हो गया। पर कैपिटा इनकम 13,000 रुपया था, बढ़ के करीब करीब 1 लाख से ऊपर छत्तीसगढ़ का पहुंच गया। स्कूल 35,000 प्राइमरी, मिडिल और हाई स्कूल का निर्माण, मेडिकल कॉलेज की स्थापना, कॉलेज की स्थापना, ये 15 साल में जो अवसर मिला तो उस दिशा में हम लोगों ने काम किया। देखिए छत्तीसगढ़ में बहुत नुकसान हुआ है पिछले 5 सालों में। सारे विकास के काम ठप हो गए, सिर्फ नारे लगते रहे, बातें होती रही। धरातल पर जितने काम चल रहे थे वो भी काम, कोई नेशनल लेवल का इंस्टीट्यूट नहीं आया। छत्तीसगढ़ में 5 साल पूरा खाली रहा। और दूसरा सबसे नुकसान जो बड़ा हुआ, पूरे भ्रष्टाचार या करप्शन को जिस प्रकार व्यवहारिकता में बदल दिया गया और जिस प्रकार के कोल से लेकर शराब में पैसे का लेन देन हुआ, ये एक वर्क कल्चर को छत्तीसगढ़ के खराब करने का काम किया। मुख्यमंत्री जी अभी नए बने, विष्णुदेव साय जी 7 महीने हो गए, इनको इसको सुधारने में निश्चित रूप से टाइम लगेगा और करेंगे। विष्णुदेव साय जी जिस सीधे और सरल और सादगी के साथ काम कर रहे हैं और दृढ़ता के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने 7 महीने में जो चमत्कार किया है वो बिरला मुख्यमंत्री नए 7 महीने में कर सकता है। जो घोषणा था उसका क्रियान्वयन में तेजी लाई। 3100 रुपया प्रति क्विंटल धान की खरीदी, 21 क्विंटल धान की खरीदी, 2 साल का बोनस, मातारी वंदन योजना में उन्होंने देखिए चमत्कार किया। 1,000 रुपया माताओं को देने का काम शुरू किया। जितनी भी योजना हो सकती थी उन योजनाओं का धरातल पे उतारने का काम किया। धीरे धीरे मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ के विकास में विष्णुदेव साय जिस दिशा से चल रहे हैं तो बहुत अच्छे से रहेंगे और सफल होंगे। मेरा और राजनांदगांव का राशि भी एक, मैंने बहुत अलग अलग क्षेत्रों से चुनाव लड़ा, मगर जितना राजनांदगांव के लोगों से मैं इन्वॉल्व हुआ तो मुझे लगता है कि मेरे स्वभाव के 100% अनुकूल है। राजनांदगांव ने मुझे पहचान दी। राजनीतिक दृष्टि से पुनर्जन्म यदि डॉक्टर रमन का हुआ है उसमें राजनांदगांव की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। मैं समझता हूँ कि राजनांदगांव के बिना मैं अधूरा हूँ। पीछे हो गए हम 5 साल में। ये जो राजनांदगांव जिस तेजी से बढ़ रहा था और खास तौर से 2-3 क्षेत्र में काफी नुकसान भी हुआ है, मुझे लगता है ये समय हमको मिल गया है 5 साल में वो सारी कमियों को दूर करने का प्रयास करें। नहीं, राजनांदगांव में कभी उंगली टेढ़ा करने की जरूरत नहीं पड़े। नांदगांव में जैसे अभी काम आगे बढ़े हैं वो काम आगे बढ़ाए के प्रयास मुख्यमंत्री के साथ मिलके, मंत्रीगण के साथ मिलके करे का प्रयास, और जहाँ शक्ति की जरूरत है वहाँ शक्ति भी की जाएगी। नमस्कार,
ट्रायो दरस में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ है ऐसे गौरवशाली व्यक्तित्व जिनके नेतृत्व में छत्तीसगढ़ आज विकास के पथ पर अग्रसर है। उस रथ के 15 साल तक सारथी रहे हैं डॉक्टर रमन सिंह। अभी वर्तमान में विधानसभा अध्यक्ष के गौरवशाली पद पर स्थापित हैं। आइए उनसे बातें करते हैं। डॉक्टर साहब, पहले आप पार्षद, सांसद, उसके बाद 15 साल मुख्यमंत्री और अब विधानसभा अध्यक्ष, हर पद के लिए अपने आप को बिल्कुल सटीक कैसे स्थापित कर लेते हैं? मैंने अपनी राजनीतिक जीवन की शुरुआत यदि मैं कहूँ तो कवर्धा के वार्ड नंबर 9 से नगर पालिका के पार्षद के रूप में मैंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की और वहाँ से पार्षद बना। उसके बाद कवर्धा से 2 बार विधायक बना। मध्य प्रदेश में विधायक के नाते काम करने का अवसर मिला। उसके बाद एक अवसर आया और लोकसभा में सांसद के रूप में राजनांदगांव लोकसभा से हमारे वरिष्ठ नेता स्वर्गीय मोतीलाल वोरा जी के खिलाफ चुनाव लड़ने का अवसर मिला। और सांसद बनने के बाद नया दायित्व केंद्रीय मंत्रिमंडल में माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ मंत्री बनने का अवसर मिला। ये क्रम चलता रहा और मुझे लगता है कि जो भी दायित्व दिया गया उसके बाद केंद्र में रहते हुए मुझे आदेश हुआ पार्टी का कि छत्तीसगढ़, उस समय कांग्रेस की सरकार थी, स्वर्गीय जोगी जी मुख्यमंत्री के पद में आसीन थे। उस समय आदेश हुआ कि छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष की हैसियत से मुझे छत्तीसगढ़ जाना है और केंद्रीय मंत्रिमंडल से मैंने इस्तीफा दिया और छत्तीसगढ़ आया। और छत्तीसगढ़ में चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। फिर 1 बार, 2 बार, 3 बार लगातार 15 साल तक मुख्यमंत्री रहने का अवसर मिला। फिर 5 साल विपक्ष में रहने के बाद एक नया दायित्व विधानसभा के अध्यक्ष की भूमिका में अभी काम करने का अवसर मिल रहा है। मुझे लगता है यदि हम एक अच्छे कार्यकर्ता की हैसियत से किसी भी व्यक्ति को देखें तो उसकी जवाबदारी है कि जो भी दायित्व उसको मिलता है जनता से, उसका पूरे 100% सफल क्रियान्वयन करे। और मुझे कभी पद के लिए न आग्रह किया, न कभी मैंने पार्टी से कहा। जो दायित्व दिया गया सहर्ष से मैंने स्वीकार किया और उस दायित्व का क्रियान्वयन करते हुए आज स्पीकर की हैसियत से काम कर रहा हूँ। डॉक्टर साहब, आप सांसद रहे और उस दौरान केंद्रीय मंत्री भी रहे, तो प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के प्रिय रहे, मुख्यमंत्री रहे तो जनता के प्रिय रहे, अभी विधानसभा अध्यक्ष हैं तो 89 विधायकों के प्रिय हैं। ये समोहिनी विद्या कहाँ से सीखी आप? इसमें कहीं समोहिनी विद्या का विषय होता भी नहीं। और जिनकी वजह से मैं राजनीति में आया वो व्यक्ति हैं स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी। उनसे ही प्रभावित होके और जयप्रकाश के आंदोलन के समय जयप्रकाश से राजनीति में आने का वजह ही ये दोनों व्यक्ति रहे। और अटल जी से पहले दिन से, और मुझे आज भी ख्याल है 1980 का बॉम्बे का अधिवेशन जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी जी को भारतीय जनता पार्टी का नए गठन के बाद पहली बार राष्ट्रीय अध्यक्ष का दायित्व मिला। जनसंघ के अध्यक्ष रहे वो, मगर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष की हैसियत से 80 में, और वो आह्वान और वो ओजस्वी वाणी से अटल जी का वो शब्द आज भी याद आता है कि सूरज निकलेगा, अंधेरा छटेगा, कमल खिलेगा। उस समय हम लोग युवा थे 1980 में और जीप से बॉम्बे गए थे, मगर वो शब्द आज भी गूंजते हैं और उनसे प्रेरणा लेके राजनीति की शुरुआत की। और हर दौर में जब मैं सांसद बन के आया तो मुझे मंत्रिमंडल में स्थान दिया, फिर मुख्यमंत्री बनने में उनका आशीर्वाद रहा। तो अटल जी का मैं कह सकता हूं कि हमेशा आशीर्वाद रहा और उनसे ही सीखा सरलता और सहजता से काम कैसे किया जा सकता है। अटल बिहारी वाजपेयी की बोलने की कला
बहुत शानदार थी, वक्तृत्व कला की कोई जवाब नहीं है। और वो आपको बहुत प्यार करते थे, स्नेह करते थे। उनका कोई वाक्य बताएंगे जो, क्योंकि बोलने का अंदाज तो बहुत ही शानदार था और हर विशेष उपमा भी देते थे। तो आपसे कोई ऐसा कोई वाक्य आपके साथ? अटल जी के बहुत सारे 15 साल मुख्यमंत्री और उसके पहले और बाद में बहुत अवसर मिला, मगर एक उनका संस्मरण जो सबसे ज़्यादा मुझे याद रहता है, वो उस समय मैं संगठन में काम करता था, युवा मोर्चा का पदाधिकारी था। तो अटल जी बाई रोड जबलपुर जा रहे थे, उनके साथ आरिफ बेग थे, और रास्ते में कवर्धा में ही उनकी गाड़ी खराब हुई। तो रात को उनको रुकना पड़ा, कोई शेड्यूल नहीं था। हम लोग जाके माननीय अटल जी से नमस्कार किया, पैर और छुआ और आग्रह किया, हम लोगों ने बातचीत की। तो एक आग्रह उस समय हम लोगों ने किया कि माननीय अटल जी कवर्धा आ गए हैं, तो जाते जाते कवर्धा में छोटी एक सभा हो जाए। उन्होंने कहा कि मैं 7 साढ़े 7 बजे निकलूँगा, जो सभा संभव नहीं है। तो मैंने कहा संभव है, हम लोग कोशिश करेंगे सुबह 7 बजे तक लोग आ जाएं कवर्धा में। तो एक चलते चलते उन्होंने पूछा, अच्छा ये बताओ कि भीड़ कितनी रहेगी? तो मेरे मुंह से अचानक निकला कि भयंकर भीड़ होगी। तो जब वो भयंकर शब्द सुने तो आरिफ बेग की ओर देखे, बोले देख आरिफ, ये लड़का बोल रहा है भयंकर भीड़ होगी, तो हम जाएंगे क्या? तो आरिफ बेग मुस्कुराने लगे और बोले ऐसा करो, तैयारी करके रखो आप लोग, यदि 7:30 बजे लोग आ गए तो रुक जाएंगे, रास्ते में हैं, और यदि भीड़ नहीं रहेगी तो नहीं रुकेंगे। मगर आज भी मुझे याद है 7:30 8 बजे माननीय अटल जी पहुँचे और वो गांधी मैदान कवर्धा का खचाखच भरा हुआ था सुबह सुबह। और वो देख के उनको लगा कि पहले 5 मिनट बोलेंगे, मगर वहाँ करीब करीब 15 मिनट अटल जी का मार्गदर्शन मिला। और वो उस सभा को वो हमेशा याद करते थे, बोले तुमने सुबह सुबह सभा कराया था। तो ये बात उनके जीवन में और हम लोगों के जीवन में, कवर्धा वालों के जीवन में भी एक अविस्मरणीय क्षण है। कितना सहज, इतना बड़ा व्यक्ति और कितनी सहजता के साथ एक छोटे कार्यकर्ता, जबकि युवा मोर्चा के हम लोग छोटे मोटे पदाधिकारी थे, उन्हें सहज स्वीकार किया और गए कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब, राजनीतिक शैली में नेता मतलब बोलना ज्यादा, सुनना कम। इसके विपरीत आप में विशेष स्वभाव है, आप सुनते ज्यादा हैं, बोलते कम हैं और काम ज्यादा करते हैं। इस पर कुछ टिप्पणी? देखिए, समानता नेताओं की ये छवि रहती है, मगर मेरा मूल स्वभाव चिकित्सक का है। डॉक्टर से मैं इस क्षेत्र में आया, और एक अच्छा चिकित्सक के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है कि सुनना सबसे ज़्यादा मरीज को, और डायग्नोस करने के पहले उसकी सारी हिस्ट्री ले लेना। तो एक आदत पड़ी हुई थी कि लोगों से ज़्यादा सुना जाए और अंत में कुछ बोला जाए। और मेरे साथ शिकायत रहती थी, आज भी घर वालों की शिकायत है कि मैं कम बोलता हूँ, मगर जहाँ अवसर होता है हम लोग बोलते हैं। और समानता छत्तीसगढ़ में, और छत्तीसगढ़ का जो स्वभाव है और जो आवश्यकता थी, मुझे लगता है कि यहाँ जब तक आप जनता की बात नहीं सुनोगे तब तक आप बेहतर निर्णय नहीं ले सकते। इसलिए लोगों की बात ज़्यादा सुनना चाहिए और निर्णय लेते समय आप उसका क्रियान्वयन करिए। डॉक्टर साहब, आयुर्वेद प्राचीन हमारी विद्या है, आप आयुर्वेद चिकित्सक हैं। आयुर्वेद चिकित्सक का विश्वास होता है कि रोग को जड़ से खत्म कर दिया जाए। इसका उपयोग राजनीति में आप? मैं निश्चित रूप से मैंने BMS किया और आयुर्वेद चिकित्सक के रूप में काम भी शुरू किया। और जैसा कहा जाता है कि क्रॉनिक डिजीजेस जो होते हैं, पुरानी बीमारी का समूल नष्ट करना है, तो आयुर्वेद चिकित्सा फायदेमंद रहता है। और यही बात छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बनने के बाद मुझे इस बात को देखना पड़ा, समझने का अवसर मिला कि छत्तीसगढ़ की मूल बीमारी क्या है, तकलीफ क्या है, पीड़ा क्या है। तो 2 विषय उस समय समझ में आए कि छत्तीसगढ़ को
एक बेहतर राज्य बनाने की दृष्टि से सबसे पहली आवश्यकता है कि छत्तीसगढ़ की पलायन को किस प्रकार रोका जाए और पलायन को रोकने की दिशा में काम हो। और दूसरा, क्षेत्रीय असंतुलन का शिकार छत्तीसगढ़ है, वो डेवलपमेंट छत्तीसगढ़ में कैसे किया जाए। इसकी शुरुआत हमने स्थायी इलाज के रूप में शुरू किया कि इसका समाधान कैसे हो। तो सबसे पहले खाद्यान्न सुरक्षा का बिल लाया, फूड सिक्योरिटी एक्ट लाया, जिसमें 60 लाख से ज्यादा लोगों को 1 रुपये किलो चावल, नमक, चना देने की योजना शुरू की। तो 2 फायदे हुए उससे। तो कुपोषण के खिलाफ लड़ाई हमने जो लड़ी, वो कुपोषण और खास तौर से शिशु मृत्यु दर, IMR, MMR, मातृ मृत्यु दर, इसमें फर्क आया। तीसरा विषय, पलायन से मुक्ति मिलने का काम भी हुआ। और उसके साथ आप उस पूरे कार्यकाल को देखेंगे कि कैसे विकास का क्रम चलता रहा। किसानों को 16% ब्याज दर में सहकारी बैंक से ऋण देना पड़ता था, उसको हमने 9 किया, 6 किया, और बाद में 0 इंटरेस्ट रेट में पहली बार हुआ हिंदुस्तान में कि सहकारी बैंक से किसानों को अटल जी ने एक योजना बनाई और किसान क्रेडिट कार्ड, वो एक चमत्कार था छत्तीसगढ़ और देश के लिए। किसान क्रेडिट कार्ड में हमने ऐड किया कि उसको 0 इंटरेस्ट रेट में पैसा मिलेगा और उसकी सीमा भी बढ़ाई। तो ये 2 विषय, एग्रीकल्चर सेक्टर में भूखमरी के खिलाफ, पलायन के खिलाफ और डेवलपमेंट के लिए योजनाएं हम लोगों ने मिलकर बनाई। तो छत्तीसगढ़ का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत पुअर था, तो वो सड़कों का जाल बिछाने का काम, ग्रामीण सड़कों का जाल बिछाने का काम, कहाँ 8,000 करोड़ का बजट हुआ करता था, हमारे 15 साल के कार्यकाल में वो 1 लाख करोड़ तक का बजट हो गया। पर कैपिटा इनकम 13,000 रुपया था, बढ़ के करीब 1 लाख से ऊपर छत्तीसगढ़ का पहुंच गया। स्कूल 35,000 प्राइमरी, मिडिल और हाई स्कूल का निर्माण, मेडिकल कॉलेज की स्थापना, कॉलेज की स्थापना, नर्सिंग कॉलेज 1 थे छत्तीसगढ़ में, 70 से ज़्यादा नर्सिंग कॉलेज की स्थापना। ऐसे बहुत सारे विषय थे जो छत्तीसगढ़ के लोगों को रोजगार से जोड़ने के लिए और अवसर देने का था। ये 15 साल में जो अवसर मिला तो उस दिशा में हम लोगों ने काम किया। डॉक्टर साहब, 15 साल के जो आपका मुख्यमंत्री का काल है, बहुआयामी जो विकास हुआ है, चाहे वो फूड सिक्योरिटी हो, रोड हो, हर मामले में 15 साल में सरपट विकास कर रहा था, आपने दौड़ाया है। उसके बाद 5 साल एक ठहराव सा आ गया छत्तीसगढ़ के विकास में। अब फिर से लोगों की एक्सपेक्टेशन है, आशाएं हैं वर्तमान सरकार के प्रति। अब क्या कहते हैं इसमें, वो तालमेल हो पाएगा या बेचैनी आएगी? नहीं, देखिए, छत्तीसगढ़ में बहुत नुकसान हुआ है पिछले 5 सालों में। सारे विकास के काम ठप हो गए, सिर्फ नारे लगते रहे, बातें होती रही, और धरातल पर जितने काम चल रहे थे वो भी काम, कोई नेशनल लेवल का इंस्टीट्यूट नहीं आया। हम लोगों ने 15 साल में IIM लाया, IIT लाया, नेशनल हिदायतुल्लाह लॉ यूनिवर्सिटी लाया। छत्तीसगढ़ में अलग अलग संस्थाओं को, जो नेशनल लेवल की संस्था है, उसको स्थापित करने का काम किया। एम्स जैसी संस्था आज छत्तीसगढ़ में काम कर रही है, NIT जैसी संस्था काम कर रही है। ये संस्थाओं को 5 साल पूरा खाली रहा। और दूसरा सबसे नुकसान जो बड़ा हुआ, वो एक पूरे भ्रष्टाचार या करप्शन को जिस प्रकार व्यवहारिकता में बदल दिया गया, और जिस प्रकार के कोल से लेकर शराब में खुलेआम जिस प्रकार पैसे का लेन देन हुआ, तो ये एक वर्क कल्चर को छत्तीसगढ़ के खराब करने का काम किया। मुख्यमंत्री जी अभी नए बने, विष्णुदेव साय जी 7 महीने हो गए, इनको इसको सुधारने में निश्चित रूप से टाइम लगेगा और करेंगे। डॉक्टर साहब, मैंने पत्रकारिता में आपके पूरे मुख्यमंत्रित्व काल को, और सांसद भी रहे हैं उसके बाद भी देखा हूँ, कई बार ऐसे समय आए जिसमें आपको लगा ऐसा कि ऐसे वाक्य हुए कि आप या तो दुखी होंगे या क्रोधित होंगे या कुछ प्रतिक्रिया दिखाएंगे। सम्मान तो वैसे भी आप बिल्कुल वो स्थिर रहते हैं उस दौरान भी, तो आप अपने आप को इतने निर्विकार कैसे रख पाते हैं? मान सम्मान से परे कैसे है व्यक्ति? नहीं, मान सम्मान से परे दुनिया में कोई नहीं हो सकता। कोई संत होगा वही होता है, हम लोग सामान्य व्यक्ति हैं। तो जब आपको लीडरशिप दी जाती है, वो चाहे प्रदेश अध्यक्ष की हैसियत से हो, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की हैसियत से हो, या मुख्यमंत्री की हैसियत से, या केंद्रीय मंत्री, 2 बात बड़ा स्पष्ट है
जो लीडरशिप के लिए खड़ा होता है उसको ताली भी मिलता है और गाली भी मिलती है। तो आपको दोनों के लिए तैयार रहना चाहिए और इतनी क्षमता आपके अंदर रहना चाहिए कि जब आपकी योजनाओं का स्वागत हो रहा है तो उसको स्वीकार करें, और कहीं यदि योजनाओं में कमियां हैं तो उसको सुधार करने के लिए अपने आप को बदलने का प्रयास करें। तो आदमी को हमेशा कोई परफेक्ट नहीं होता, हर व्यक्ति हर चीज को 100% नहीं कर सकता। सुधार की गुंजाइश आज भी चल रही है। मैं समझता हूँ हम लोग रोज कुछ न कुछ सीखते हैं, तो ये अवसर राजनीति में देता है, कहीं गिरते हैं कहीं उठते हैं, मगर मुझे लगता है कि ये स्वभाव इस विषय को लेकर बना है। ये एक छत्तीसगढ़ का आम आदमी जो जिसकी पीड़ा और जिसकी तकलीफ यदि सुनना है तो उसमें मान और सम्मान को दूर रखना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, विधानसभा में आप आसंदी के पद पर हैं, न्यायमूर्ति के पद पे हैं। एक तरफ आक्रामक विपक्ष है, अनुभवी विपक्ष है, एक और दूसरी तरफ सत्तारूढ़ के जो मंत्री हैं वो कम अनुभव हैं। तो वो किस तरीके से आप उसको हैंडल कर पाते हैं? किस तरीके लगता है आपको वहाँ आसंदी बन के? देखिए, स्पीकर की भूमिका एक नई भूमिका है मेरे लिए, और ये मैं मान के चलता हूँ कि मेरे सिवा 89 विधायक हैं, उनकी जवाबदारी भी रहती है, और मेरे लिए पक्ष और विपक्ष दोनों को सुनना मेरी जवाबदारी होती है, और नए विधायकों को खासतौर से सुनना। ये बात बिल्कुल आप ठीक कर रहे हैं कि बहुत सारे हमारे मंत्री पहली बार जीत के आए हैं और मंत्री बने हैं। अनुभव अभी 7 महीने में धीरे धीरे उनके अंदर आ रहा है, मगर मुझे लगता है कि जो मैंने 7 महीने में देखा, चाहे नए विधायक हों कांग्रेस या बीजेपी की, या नए मंत्री हो, इनके अंदर सीखने की ललक है। और जब यदि आपको सीखने की ललक है, आगे पूछते हैं, पढ़ते हैं, तो ये आपको धीरे धीरे विधानसभा की संसदीय प्रक्रिया से और परिपाटी से आपको परिचित करा देता है। मैं पूरी तरीके से आशान्वित हूँ कि हमारे विधायक मंत्रीगण चाहे पक्ष विपक्ष के हों, बेहतर परफॉर्मेंस करेंगे और छत्तीसगढ़ के विकास में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होगी। छत्तीसगढ़ को शून्य से शिखर की ओर आप ही पद पे आगे बढ़ाए हैं, इतने वर्षों का अनुभव है। अभी उस अनुभव की खान डॉक्टर साहब से राय ली जाती है शासन चलाने? नहीं, बिल्कुल। मैं जिस जगह बैठा हूँ, सक्रिय राजनीति में उस तरीके से सक्रिय नहीं हो पाता, मगर मेरे संपर्क और लोगों से बने रहते हैं, और मंत्रीगण भी आते हैं, विपक्ष के लोग भी आते हैं, पक्ष के लोग भी आते हैं, और हाउस जब चलता है तो सभी के लिए हमेशा दरवाजे खुले रखते हैं, जिनको जब जो जरूरत होती है। और मैंने कहा है कि मैं यदि मेरे पास कुछ अनुभव है तो उसका जो भी उपयोग करना चाहे, जो भी बात करते हैं, तो इस राज्य के हित में जो भी बेहतर हो सकता है उसको करने का प्रयास मैं करता हूं, और लगातार मेरा प्रयास रहेगा कि विष्णुदेव साय जी जिस सीधे और सरल और सादगी के साथ काम कर रहे हैं, और दृढ़ता के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने, देखिए आप, 7 महीने में जो चमत्कार किया है वो विरला मुख्यमंत्री नए 7 महीने में कर सकता है। जो घोषणा था उसका क्रियान्वयन में तेजी लाई। 3100 रुपया प्रति क्विंटल धान की खरीदी, 21 क्विंटल धान की खरीदी, 2 साल का बोनस, महतारी बंधन योजना में उन लोग देखिए चमत्कार किया। 70 लाख लोगों को 1000 रुपया माताओं को देने का काम शुरू किया। जितनी भी योजना हो सकती थी उन योजनाओं का धरातल पे उतारने का काम किया। धीरे धीरे मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ के विकास में विष्णुदेव साय जिस दिशा से चल रहे हैं तो बहुत अच्छे से रहेंगे और सफल होंगे। डॉक्टर साहब, एक सवाल थोड़ा सा हटके, भूतपूर्व सांसद अभिषेक सिंह स्वभाव में आपके प्रतिरूप हैं, पर अब जिस तरीके से भी राजनीतिक जो दौर चल रहा है उसमें इस टाइप का स्वभाव प्रासंगिक लगता है? डॉक्टर साहब, देखिए, स्वभाव अपना व्यक्ति का कभी बदलता नहीं, और उसके अंदर एक काम करने की ललक है, और सबसे बड़ी बात ऑनेस्टी जो उसके अंदर है, तो मुझे लगता है उसकी क्षमता है, और पार्टी उपयोग भी कर रही है, आगे भी करेगी। मैं समझता हूँ जिसमें प्रतिभा है वो अपने आप को आगे बढ़ा लेता है, उसके लिए किसी सहारे की जरूरत नहीं पड़ती। डॉक्टर साहब, आपके विधानसभा क्षेत्र राजनांदगांव की तासीर और आपका स्वभाव एक जबरदस्त
समन्वय है, तालमेल है इसका राज? मेरा और राजनांदगांव का राशि भी एक है। रमन और राजनांदगांव संस्कारधानी नगरी के लोग, मैंने बहुत अलग अलग क्षेत्रों से चुनाव लड़ा, कभी कवर्धा, कभी डोंगरगांव, राजनांदगांव, और अलग अलग क्षेत्रों में गया। मगर जितना राजनांदगांव के लोगों से मैं इन्वॉल्व हुआ, वो राजनांदगांव के लोगों के अंदर जिस प्रकार भाव है और जिस प्रकार का कल्चर राजनांदगांव में है, मुझे लगता है कि मेरे स्वभाव के 100% अनुकूल है। और लोगों से, राजनांदगांव में जब लोगों से मिलता हूँ मुझे खुशी होती है। पूरा छत्तीसगढ़ के लोग आते हैं, मगर राजनांदगांव ने मुझे पहचान दी। उस समय जब मैं विधानसभा का चुनाव हार गया था, तो उस समय लोगों को लगता था कि मेरा राजनीतिक भविष्य क्या होगा। उस कठिन दौर में राजनीतिक दृष्टि से पुनर्जन्म यदि डॉक्टर रमन का हुआ है, उसमें राजनांदगांव की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है कि एक कठिन लड़ाई में वोरा जी जैसे व्यक्ति के खिलाफ चुनाव में आगे बढ़ाया, और उसके बाद लगातार उनका प्रेम और आशीर्वाद मुझे मिलता रहा। तो ये तो मैं समझता हूँ कि राजनांदगांव के बिना मैं अधूरा हूँ। राजनांदगांव के हर क्षण में आप ध्यान रखते हैं, नजर रखते हैं। अभी वर्तमान में नगर निगम अस्त व्यस्त है और वो पीडब्ल्यूडी सड़कों पर ध्यान नहीं दे रहा है, और इसके अलावा पीएचई, आपने पानी के लिए बहुत काफी कुछ किया, जल जीवन मिशन के लिए, चाहे वो धीरी परियोजना हो, वो हर मामले में आपने ये किया। फिलहाल ऐसा नहीं लगता आप थोड़ा सा आपकी डांट की जरूरत है? आप डांटते नहीं? पीछे हो गए हम 5 साल में, ये बात मैं कहने में मुझे कहीं संकोच नहीं कि जो राजनांदगांव जिस तेजी से बढ़ रहा था, और ख़ास तौर से 2-3 क्षेत्र में काफ़ी नुकसान भी हुआ है। तो अब वो चाहे सड़क हो, चाहे पेयजल की व्यवस्था हो, चाहे दूसरे अन्य योजनाएं हैं जो राजनांदगांव जिसमें कमी रह गई है, मुझे लगता है ये समय हमको मिल गया है। 5 साल में वो सारी कमियों को दूर करने का प्रयास करेंगे। हमारा निवेदन है, घीला निकाले बार उंगली टेढ़ा करे लगते हैं, पर नांदगांव के जो घी है वो निकाले बार थोड़ा सा उंगली आप टेढ़ा कर देते हो? नहीं, राजनांदगांव में कभी उंगली टेढ़ा करे की जरूरत नहीं पड़े। नांदगांव में जैसे अभी काम आगे बढ़े हैं, वो काम आगे बढ़ाए के प्रयास मुख्यमंत्री के साथ मिलके, मंत्रीगण के साथ मिलके करे का प्रयास, और जहाँ शक्ति की जरूरत है वहाँ शक्ति भी की जाएगी। डॉक्टर साहब, आप हमारे दर्शक मंडल संदेश क्या देंगे आप युवा राजनीतिज्ञों, और इसके अलावा किस तरीके से तालमेल बिठाना? आप आसंदी के इसमें शानदार तरीके से आप सत्ता पक्ष को भी विपक्ष को भी बिल्कुल एक पितृपुरुष की तरह ध्यान दे रहे हैं, तो क्या संदेश देना चाहेंगे युवा लोगों को, बुजुर्गों को, सभी को? छत्तीसगढ़ अपार संभावनाओं वाला प्रदेश है, और आज मैं कह सकता हूं कि जब माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था हम बन चुके हैं, और 5वीं अर्थव्यवस्था के साथ ये भी लक्ष्य है कि आने वाले समय में दुनिया की 3री बड़ी अर्थव्यवस्था देश बनेगा मोदी जी के नेतृत्व में। उसमें अब हमारा टारगेट ये होना चाहिए कि छत्तीसगढ़ को, जो नई पीढ़ी के विधायक हैं, नए लोग जो राजनीति में आ रहे हैं, कि छत्तीसगढ़ में जो अपार संभावना है, संसाधन है, इच्छा शक्ति है, मजदूर मेहनत कर लोग हैं, पानी है, वन है, सारी संपदा यदि हमारे पास है, तो हम सब मिलकर यदि प्रयास करेंगे तो हिंदुस्तान के सबसे विकसित राज्य की श्रेणी में छत्तीसगढ़ को लाया जा सकता है। इसी लक्ष्य को लेकर युवा पीढ़ी को छत्तीसगढ़ के नवनिर्माण में आगे बढ़ना चाहिए। आपने देखा, सुना, समझा, सरल, सौम्य, सिरमौर डॉक्टर रमन सिंह जो बता रहे थे कि राजनीति में यहाँ तक का सफर कितना शानदार रहा, और इस दौरान उन्होंने क्या सीखा, क्या देखा और क्या करना चाहिए। और फिर कभी किसी और शख्सियत के साथ, नमस्कार।